से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। वो कहते हैं ना, भ्रष्टाचार और हेराफेरी छुप नहीं सकता है, बशर्ते इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मुखर होकर आवाज़ उठाने पर इसका उजागर होना तय है। हाल के दिनों में रिंग रोड घोटाले के जो तथ्य सामने आए हैं, उसे उजागर करने वाला कोई और नहीं, एक समाजसेवी, एक शख्स के द्वारा ये मामला उठाया गया था। और आज उसका नतीजा यह है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, और जो अभी फरार चल रहे हैं वो भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। हमारे साथ आमने सामने कार्यक्रम में वही समाज सेवी जुड़े हैं जिन्होंने रिंग रोड घोटाले के मामले को मुखरता से उठाया था और आज पीड़ित लोगों को इंसाफ भी दिलाए हैं। रमेश राही जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुखर होकर समस्याओं को उठाने के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ आमने सामने में वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है रमेश राही जी हमारे आमने सामने कार्यक्रम। धन्यवाद मिरर मीडिया का। जी, लगातार आप समस्याओं को मुखर होकर उठाते रहते हैं, चाहे आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते रहते हैं। ये जो अभी मामला नया उजागर हुआ था, जो सलाखों के पीछे गए 17 लोग, आप ही ने ये मामलों को उठाए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कैसे इसको उजागर किया आपने, क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखिए, रिंग रोड जो मुआवजा घोटाला है, उसका पहला पत्र मैंने 2013 में उपायुक्त को लिखा था जी। और उसके बाद लगातार 2 वर्षों तक सरकार के अधिकारियों को और निचले अधिकारियों को भी लिखता रहा। और उस समय के तत्कालीन उपायुक्त ने अलग अलग समय पर 3-4 कमेटियां भी बनाई जांच की, और जांच कमेटी ने तथ्यों को सही पाया था। और उसके बाद 2015 में पुलिस में एफआईआर हुई थी। जी। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए। हमने कहा कि बड़ा मामला है, बड़ा घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई से की जाए। उस वक्त की सरकार 2015 में मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का तो नहीं मगर एसीबी जांच का आदेश दिया, और 2015 में एसीबी जांच के आदेश के बाद 2016 में एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया। रिंग रोड घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज हुआ। एक तो फर्जी डीड के आधार पर जो मुआवजा हड़पा गया, और दूसरा वहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों का पैसा हेरा फेरी करके लिया गया। 2 एफआईआर हुए और 16 से लेकर 26 यानी 10 वर्ष से अधिक हो गए। लगातार संघर्ष किए। मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने सरकार को, प्रशासन को, जांच एजेंसियों को इतने पत्र लिखे कि 1000 में नहीं कई हजार पत्र लिखे होंगे जी। और लगातार पत्र लिखता रहा, अधिकारियों से मिलता रहा और जांच चलती रही। अभी पिछले दिनों उसका नतीजा आया कि एक केस में, जो फर्जी डीड के मामले में, 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए हैं। मैं इसके लिए जांच एजेंसी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार से हमारी मांग है कि सिर्फ गिरफ्तारी होने से समस्या का समाधान नहीं है। जब तक उन गरीबों का जिनकी ज़मीन गई उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। और सरकार से हम कहते हैं कि इन माफियाओं का, जो ज़मीन घोटालेबाज हैं, उनकी जो भी संपत्ति है उसको जब्त करे और वह पैसा रिटर्न रैयतों को मिले, तभी इसका पटाक्षेप हो सकता है। अच्छा, जैसा आपने इसकी लड़ाई की शुरुआत की थी, आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पर मतलब घोटाले की बू के संकेत कैसे मिले आपको? देखिए, बड़ा रोचक मामला है जी। एक व्यक्ति मनी टाण का मेरे पास आया। उसने कहा कि भैया पता नहीं मेरी ज़मीन गई है कि नहीं गई रिंग रोड में, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो मैंने उस समय के तत्कालीन जिला भूरन अधिकारी थे उदयकांत पाठक, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि ये व्यक्ति जा रहा है, ज़रा इसको देख करके बता दीजिएगा। मगर जब वो वहाँ गया तो उसे डांट करके भगा दिया गया। और पता नहीं उसी दिन मैंने पर तय किया कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ी है, और हमने खोजबीन शुरू की। लगातार आरटीआई के माध्यम से काफ़ी कागजात हमने निकाले और लगातार निकालते गए और जिसे कहते हैं ना, परत दर परत घोटाले खुलते गए। और एक रिंग रोड का ही घोटाला नहीं, तब फिर पता चला तीला टाण में भी आवास निर्माण के लिए मुआवजा दिया गया, उसका भी घोटाला हो गया। आईएसएम विस्तारीकरण के लिए जो ज़मीन ली जा रही उसमें भी घोटाला हो गया। गोलकडी में बीसीसीएल के लिए ज़मीन ली गई, उसमें भी घोटाला हो गया। भेलाटाण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो निर्माण हुआ उसकी ज़मीन में भी घोटाला हो गया।
लगातार कई परतें खुली और सभी मामलों को मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और कह सकता हूँ कि समय जरूर लगेगा, देर होगा मगर दुरुस्त होगा और सारे आरोपी जगह तक पहुँचेंगे। अच्छा, आप एक मांग भी उठा रहे हैं कि केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेंगे, जितनी भी संपत्तियां इन्होंने अर्जित की है, जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाए और जब्त करके जो मुआवजा के लायक उनको ली जाए। तो ये लड़ाई मतलब क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक चलेगा आपका ये? देखिए, जो अभी जिस एजेंसी के द्वारा जांच चल रही है उसके पास ये कानून नहीं है कि वो संपत्ति को जब्त कर सके। यही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिहार में उसके पास नियम है कि वो संपत्ति जब्त कर सकता है, लेकिन झारखंड में उसे लागू नहीं किया गया है। हम तो सरकार को कहेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ये पावर दिया जाए कि वो जो आरोपी है उनकी संपत्ति भी जब्त करें। जिस दिन यह मामला आएगा, यदि इस स्तर पर नहीं होगा तो हम ऊपर की जांच एजेंसी के पास भी आवेदन करेंगे कि जो इसकी संपत्ति जब्त कर सकता है, चाहे वो ईडी हो या और कोई एजेंसी हो, वहाँ भी हम प्रयास करेंगे। अगर सरकार से आप मांग किए तब तो इसको कैबिनेट से पास कराना होगा, तब तो पावर मिल पाएगा। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, यदि सरकार चाहती है कि इस राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, लूट पर रोक लग सके, तो कानून बनाना चाहिए सरकार को। उससे सरकार की गरिमा भी बढ़ेगी और लुटेरों को सजा भी मिलेगा। अच्छा, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो कुछ चुनौतियां भी आए होंगे सामने, किस प्रकार की चुनौतियां थी? देखिए, आप तो देखे, हमने कहा ना, हजारों पत्र मैंने लिखे, सड़कों पर कई बार आंदोलन मैंने किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली। लगातार पिछले 12 वर्षों में मुझे याद नहीं कि कितनी बार हमने प्रदर्शन धरना दिया होगा। यहाँ तक कि रैयतों के उस सड़क पर भी जाके मैं रात रात भर बिताया, उनके सड़कों पर जाकर मैं रहा कि ताकि ये पब्लिक को पता चले किस सड़क का घोटाला हुआ है मुआवजा का। एक वाकया बताता हूँ कि एक इसी में एक रैयत है जिसका 6 करोड़ 32 लाख रुपया पेमेंट मिला, फर्जी डिट पे उठा लिया गया है। उस व्यक्ति को आज 1 रुपया नहीं मिला 6 करोड़ 32 लाख में। एक और रैयत है जिसका 70 लाख रुपया पेमेंट बिना और इन घोटालेबाजों ने उसे 1000 रुपया दिया, यह कहते हुए कि जाओ मेरी ओर से मिठाई खा लेना। बाद में पता चला कि वो तो 70 लाख निकाल चुका था पहले और वो मिठाई खाने का 1000 रैयत को देता है। किस प्रकार से उन लोगों ने रैयतों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। नहीं, कितने रैयत हैं इसमें जिनको मिलना चाहिए था और नहीं मिला? 50 से अधिक खाली रिंग रोड में जी। और हम तो कहेंगे कि जो रैयत हैं 12 तो ऐसे हैं जिनका फर्जी डीड पर पैसा उठा लिया गया, वो 20 करोड़ रुपये की राशि है। और दूसरे केस का यदि हम रिंग रोड की देखेंगे तो उसमें लगभग 80-90 करोड़ का मामला है, यानी रिंग रोड में ही 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। तो ये जमीन टोटल कितने होंगे? 20 एकड़ जमीन है। तो 20 एकड़ में करीब 100 करोड़ का घोटाला किया गया है। अच्छा, बहुत सारे रैयत तो आज के डेट में नहीं भी हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो ऐसे में तो वो लोग तो इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखें एकदम न्याय के लिए। देखिए, हम तो सरकार ने इतना समय ले लिया, एजेंसी ने इतना समय ले लिया, ये मुझे भी नहीं लगा था कि इतना अधिक लड़ना पड़ेगा, इतना अधिक समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। जिस समय मैंने संघर्ष प्रारंभ किया था तो लगा कि सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी इतने बड़े घोटाले में, लेकिन हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। और कई रैयत, जयदेव मांझी, उनका बेटा राजेंद्र बेसरा, कल 2 दिन पहले ही रसिक मुर्मू, उसके पहले संतोष महतो, कई रैयत रिंग रोड के स्वर्ग सिधार गए। यदि इसका लाभ भी बिचौलियों को मिल सकता है, आरोपियों को मिल सकता है कोर्ट के गवाहों में, सरकार से हम मांग करेंगे कि उनके दूसरे रैयतों का, उस परिवार के रैयतों का बयान दर्ज करना चाहिए ताकि गवाह बन सके। वो जनरली होता क्या है कि लोग अपना फायदा, पावर का धौंस दिखाकर कोर्ट से भी जमानत मिल जाता है, लोग सबूत मिटा देते हैं। तो क्या लगता है अभी जो कार्रवाई हुई है तो सबूत का कुछ अभाव के में लोग बरी हो जाएंगे? देखिए, सबूत तो नहीं मिटा सकेंगे, ये तो मेरा पूरा दावा है जी। मैं तो कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी कोर्ट से लेकर के और सरकार तक मैं संघर्ष करूंगा। अब बाकी निर्णय कोर्ट को देना है, उस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन है। कागजात तो मरते नहीं है ना, कागजात तो जीवित हैं। कागजात पूरी तरह जीवित हैं और किसी पर कम आरोप है, किसी पर अधिक आरोप है, और न्यायालय तो जमानत देता है। एक समय लगेगा, जमानत मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि जमानत नहीं मिलेगा,
लेकिन उसके बाद की भी प्रक्रिया होगी और सज़ा दिलाऊंगा मैं। अभी 2 दिन पूर्व जो मौत हो गई है एक रैयत की, अभी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ उनको कैसे मिल पाएगा अब उनको मुआवजा की राशि? मिलेगा। मैं अभी बात करूंगा अभी एजेंसी से कि उसके बेटे का बयान दर्ज हो ताकि वो गवाह बन सके। इस घोटाला में हीरो तो आप ही हैं, लेकिन विलेन जो है वो भी फरार है। शास्त्री कुछ नाम है विलेन का, जो कि सारा मास्टरमाइंड वही है, वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ होगा? देखिए, अब हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। जी अब एजेंसी का काम है कि वह जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। शास्त्री की पत्नी जेल चली गई, उनका एक भाई जेल चला गया है। अब शास्त्री और उनके परिवार के और भी जो लोग इसमें आरोपी बने हैं या दूसरे और लोग आरोपी हैं, मुझे विश्वास है या तो न्यायालय के शरण में जाके इनको जमानत लेनी होगी और नहीं तो इनको सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। जो अधिकारियां हैं, जो अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, तो मतलब क्या अधिकारी अपने मन से किए कि इनके ऊपर भी कुछ आका बैठे हुए थे, उनकी ही मिली भगत है? देखिए, जो जिला भोजन अधिकारी था वो तो पूरी तरह, एक तो मर भी गए, लाल मोहन नायक। इस घोटाले का अधिकारियों की ओर से देखा जाए तो जनक वही थे, और उसके बाद लगातार जो जो अधिकारी आए वो उसमें शामिल होते चले गए। और भी कई अधिकारियों का नाम आएगा धीरे धीरे, आप देखेंगे, जिसका कि अभी बताना उचित नहीं है। कई और अधिकारी आएंगे इसमें। नहीं, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे जिन पर आरोप है उनको, जैसे जो तत्कालीन अंचल अधिकारी थे उन पर भी आरोप थे, लेकिन वर्तमान में उनको परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया था। तो क्या लग रहा है कि सरकार को जब मालूम है कि आरोप है तो फिर उनको कैसे प्रमोट कर दिया गया? बड़ा दुर्भाग्य है, वैसे व्यक्ति को परीक्षा नियंत्रक बना देना। तो वहाँ घोटाला नहीं किया होगा इससे भी हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए वहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ जब परीक्षा नियंत्रक थे वहाँ उन्होंने परीक्षाओं में क्या किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं आप। जैसे घोटाला तो मान लीजिए जमीनी स्तर पर होता ही है, लगातार आप उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे मामले आपके संज्ञान में आए हैं जो अब लग रहा है कि अब आपको उठाने की ज़रूरत है? नहीं, मैं लगातार उठा रहा हूँ। इसमें एक आपको बताता हूँ, इस प्रकरण में ही जब हमने प्रारंभ किया जांच वगैरह, तो एक बड़ा मामला आया था। एक IRS थे यहाँ, उन्होंने घोटालेबाजों से ज़मीन ली। अब किस एवज में ली वो तो वही बताएंगे जी। लेकिन जब हमने इस मामले को CBI को लिखा तो CBI ने चार्जशीट किया है कोर्ट में पति पत्नी दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और सच जांच यदि गहराई से और जांच हो जाए तो कई और बड़े चेहरे सामने आएंगे। रमेश राय जी ने स्पष्ट कहा है कि गहराई से अगर जांच हो जाए तो कई और बड़े चेहरे आएगी। रमेश जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और एक राजनीति से इतर हटकर एक सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो क्या लगता है कि राजनीति में रहकर मतलब दबाव आएगा ज़्यादा, इसलिए इतर हटकर सामाजिक के रूप में कार्य करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आज तक मुझे कोई दबाव नहीं मिला जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लड़ने से समाज के कई वर्गों का सहयोग मिलता है इसमें। जी जी। यदि आप किसी एक राजनीतिक दल से बंद करके इस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे तो एक ही दल का मदद मिल पाएगा, और इसमें अलग अलग कई तरह के लोगों का मदद मिलता है। और आज मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ नौजवानों की एक बड़ी टोली है जी। जो जो इस लड़ाई में शामिल है। कुछ लोग रैयत भी हैं, कुछ पीड़ित भी हैं, और जो पीड़ित नहीं भी हैं वैसे लोग भी मेरी लड़ाइयों में रहते हैं, चाहे वो ज़मीन की लड़ाई हो, चाहे और मुद्दे हों, पानी बिजली सड़क का मामला हो, वहाँ भी लोग मेरे साथ आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दल में रहेंगे, दल की राजनीति तो मैं करता हूँ जी। लेकिन हर बात उसी बैनर से उठाऊंगा तो शायद और जनता का सहयोग नहीं मिल पाएगा, और लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, सामाजिक लोगों का नहीं सहयोग मिलेगा। तो आज मैं कह सकता हूँ समाज के बहुत वर्ग के लोगों का मुझे सहयोग मिलता है। सही कहा आपने, चूंकि दल में रहकर बहुत तरह की चीज़ें नहीं हो पाती है, तो अभी इससे इतर अगर हम बात करें तो जो आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं युवकों के साथ, उसमें कुछ अलग प्लेटफॉर्म भी होगा क्या, अलग कैरियर होगा? नहीं, कैरियर नहीं, हमने तो एक जन सरोकार करके एक सामाजिक संगठन का गठन किया है लोगों ने, और मुझे भी उसमें रखा है जी। और अभी पिछले कई महीने से मैं उसी बैनर पे संघर्ष कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रेल के भी मुद्दे उठे, जब बरमसिया फाटक का पुल का जब मामला आया तो वहाँ भी मैंने उठाया। बिजली विभाग के भी कुछ मामले उठे, अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी मैंने प्रदर्शन किया, नगर निगम के भी मुद्दे उठाए। मैंने कई विभागों में मैं लिखता भी हूँ
और ये कहो कि ज़रूरत होती है तो सड़क पर भी उतर के मैं आंदोलन करता हूँ। तो अभी क्या निगम चुनाव में आपका भूमिका रहेगी? अभी ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ, देखा जाए। प्लान किया है अपना ऐसा कुछ? अभी कार्यकर्ताओं की जो राय होगी, अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मतलब अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो आप कूदेंगे इसमें? अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, हाल में आप अंचल कार्यालय का भ्रष्टाचार के मामले भी उठाए थे, किस प्रकार के मामले थे वहाँ पर? ये क्या केवल एक ही अंचल तक है कि या पूरे जिले में अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहे हैं? देखिए, कोई अछूता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था सड़ गई है। जी। जब तक व्यवस्था पर प्रहार नहीं होगा और सामूहिकता से प्रहार नहीं होगा, मैं कुछ मुद्दों को ले लड़ रहा हूँ, कुछ मुद्दों पर मैं जब लड़ता हूँ या मैं आवाज़ उठाता हूँ तो वो काम हो जाता है जी। लेकिन उससे उतना ही से नहीं होने वाला है। मैं तो समाज के हर वर्ग के लोगों को कहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, समझौता मत करो। थोड़ा कष्ट है, हो सकता है आप 5 गाड़ी के काफिले में नहीं चलने की ताकत आपकी रहेगी, लेकिन संघर्ष करोगे तो रिजल्ट आएगा और उससे आम आवाम को उसका लाभ मिलेगा। सही बात। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो मामले सामने आए थे रिंग रोड घोटाले की, अगर हम बात करें तो जिस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत की बातें सामने आई है, ऐसे में आम लोग जाएगा कहाँ, किस पर विश्वास करेगा? देखिए, मेरे पे तो मैं कह सकता हूँ कि जो लड़ता है उस पर जनता विश्वास करती है। आज मैं कह सकता हूँ कि कई मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे, पिछले दिनों सिम्फर में एक बड़ा घोटाला हुआ था। 155 करोड़ रुपया वहाँ के डायरेक्टर ने जैसे तैसे बांट दिया था जी। और उसका संघर्ष मैंने किया। सीबीआई में एफआईआर भी हुई और लगभग 50-55 करोड़ रुपया वापस आ गया है सरकार का। मेरे संघर्ष का नतीजा हुआ कि तो ऐसा नहीं है, संघर्ष करने से मैं बार बार कहता हूँ परिणाम आएगा। थोड़ा कष्ट है, धैर्य रखना होगा, विलम्ब हो सकता है, मगर परिणाम आएगा। आपको भी ईमानदारी बरतनी होगी, आप भी थोड़े से में डगमगाए नहीं, कोई थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो डगमगाना नहीं होगा, तभी वो परिणाम आएगा। और यदि आप डगमगाने लगोगे तो परिणाम बीच में ही रुक जाएगा। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई काम कराने पहुंचता है, वहाँ उनको नहीं मिल पाए उस तरह से संतोषजनक, तो वो लोग निराश हो जाते हैं। आपके जैसे तो हर जगह है नहीं लोग, तो ऐसे कंडीशन में लोग निराश हो जाते हैं, तो कैसे उनकी आशा आप होगी? तो देखिएगा कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ जी। लेकिन प्रतिदिन 2-4-5 लोग ऐसे मेरे पास आते हैं सुबह शाम कि ये काम वो काम, चाहे वो मैं ज़मीन का ही मामला नहीं, अदर ठीक है, थोड़ा ज़मीन के मामले में ज़्यादा लोग आते हैं मेरे पास, मगर दूसरे विभाग के भी जुड़े लोग आते हैं। आज ये कह सकता हूँ कि इसका रिजल्ट है इस ज़मीन घोटाले का उजागर होने के बाद। जिस भू अर्जन कार्यालय में आम जनता जानती नहीं थी कि हमारी ज़मीन का पैसा भी मिलता है, आम जनता को पैसा मिलता नहीं था, आज कह सकता हूँ वो भू अर्जन कार्यालय जाग गया है। अब वहाँ भयभीत रहते हैं लोग कि जरा भी गड़बड़ करेंगे तो रमेश राही है सामने, ये मन में भय है। अंचल कार्यालयों में मैं कह सकता हूँ कि भय है उनके अंदर, और कुछ समय और रुकिए, इससे भी बड़े बड़े मामले आएंगे सामने और कई चेहरे बेनकाब होंगे, समय लगेगा। अच्छा, मतलब आप बेनकाब करने के लिए लगे हुए हैं कि वैसे चेहरे जो गलत में शामिल हों। एक चीज़ और आपके बारे में लोगों ने कहा है, बातें सामने आई है कि आप आरटीआई बहुत दायर करते हैं, मतलब किसी मुद्दे पर आरटीआई दायर करना ज़्यादा बेहतर है नतीजा कि उनके पास दौड़ के जानना? नहीं, एकदम निश्चित रूप से। सरकार ने कानून बनाया किस बात के लिए? 2005 में कानून बना आरटीआई। आप कागज लेना है, आपको अधिकार है। आप ऐसे जाओगे जेरोक्स कागज लोगे तो कल सरकार बोलेगी कागज चोरी कर लिया है, तो मैं आरटीआई में लेता हूँ। सेवा अधिकार कानून बना हुआ है कि उसमें भी नियम है कितने दिनों में कौन सा काम करना है। वो दिनों काम नहीं करता तो उस कानून का उपयोग करना चाहिए लोगों को। कई तरह के कानून बने हुए हैं सरकार के पास, आपको उस कानून का उपयोग करना चाहिए, ताकि कानून का उपयोग करेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि ये जानकार है, ये लड़ने वाला है। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है कि कौन सी लड़ाई किस प्लेटफार्म पे लड़नी है। हमें लिखना है जिस एजेंसी को, वहाँ नहीं लिख करके हम किसी और एजेंसी को लिखते हैं तो उसका नतीजा नहीं आता है, तब लोग हार के सोता रही कहीं सब लोग चोर हैं। और मेरा मानना है कि सब लोग चोर नहीं है, सब लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। हमें भी जानकारी हासिल करना होगा कि किन मुद्दों को कहाँ उठाया जाए, किस प्लेटफार्म पर लिखा जाए और कितना लिखा जाए।
यदि आप ठोस लिखेंगे तो आज नहीं तो कल उसे कार्रवाई करनी होगी। सही कहा आपने। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे, सरकारी ज़मीन की भी आज लूट हो रही है, लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, इससे इतर रैयतों की ज़मीन का भी कब्जा हो रहा है। तो किस प्रकार से पहल करने की ज़रूरत है देखिए, आम लोगों सरकारी को? ज़मीन की जो लूट हो रही है, पिछले दिनों एक सरकार का आदेश आया था कि जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उस पर बोर्ड लगाया जाए। आदेश तो दे दिया सरकार ने कि बोर्ड लगाया जाए, मगर एक एक बोर्ड के बनने में 2 से 3-4 हज़ार रुपये खर्च थे और एक एक मौजा में 100-100 प्लॉट भी हैं। एक अंचल में कई मौजे हैं, सैकड़ों मौजे हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बोर्ड लगाया जाए, तो जिन कर्मचारियों को आप कहते हैं कि बोर्ड लगाओ, वो कहाँ से लाएंगे बोर्ड लगाने का पैसा? तो सरकार को उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। सिर्फ आदेश नहीं, आदेश का पालन कैसे होगा, फंड भी देना इस दिशा भी कार्य करना चाहिए। फंड की बात मैं नहीं करता हूँ, बोर्ड बना के दे सरकार, कहे कि हाँ जहाँ जहाँ जरूरत है लिस्ट बना के सरकार वहाँ मुहैया कराए। तो कहीं तो ना उस कहीं प्रकार का है। व्यवस्थाओं का अभाव के कारण समस्या हो रहा है। कहे कि वहाँ लोग फिर 2-4 बोर्ड लगा करके सरकार को फोटो भेज करके लोग इतनी सीरी कर लेते हैं, वो अपना काम समझ मतलब लेते हैं। अधिकारी भी जमीनी स्तर पर काम सही नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ कमियां है, सरकार की नीतियों में भी कुछ कमियां हैं। अच्छा, तालाब का भी अतिक्रमण हो रहा है। तालाब को मतलब जहाँ 4 एकड़ का तालाब है उसको डिसमिल में कर दिया जा रहा है, कहीं 4 दीवारी में कैद कर दिया जा रहा है। तो तालाबों के अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर, चूंकि आप सामाजिक आदमी है, लगातार उठाते, इसको लेकर कुछ पहल करने का प्लान है आपका? देखिए, मैं बताया ना आपको, कुछ समय और रुक जाइए, बहुत वो दिन नज़दीक आने वाला है। कई बड़े मामले आएंगे, उसमें तालाब भी हो सकता है, सरकारी ज़मीनें भी हो सकती है। आपको पता याद है कि नहीं, पिछले 2 वर्ष पहले 22 में, 2 नहीं 3 वर्ष जी, मैंने ज़मीन की हेराफेरी करके 140 मामलों का मैंने शिकायत किया था और उसमें तत्कालीन डीसी ने कमेटी भी बनाई थी और कमेटी में मेरे सारे आरोप 100% सही मिले और सरकार ने कार्रवाई भी प्रारंभ की थी। लेकिन उस समय के अधिकारियों का तबादला हो गया, मामला सीआईडी में जाके फंसा हुआ है अभी। मगर मैं कहूँगा कि उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ। देर है, कहावत है ना कि जब तक करोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सही बात है। एक सवाल और आपसे रहेगा, चूंकि रिंग रोड घोटाला का आपने पर्दाफाश कर दिया है और रैयतों के हक में काम किया है, अब उन्हें राशि मिले, उसे लेकर क्या कुछ प्लान है आपका ताकि मिले? मैंने कहा कि सरकार से मैं बार बार मांग कर रहा हूँ और सरकार को मैंने पत्र भी लिखा है और आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर भी उतरेंगे फिर हम, कि भाई एक पावदान पे हमने सफलता प्राप्त की कि चलो आरोपी चिन्हित हुए कि कौन कौन लोगों ने घोटाला किया। जेल जाना कोई बड़ा बात नहीं है, आरोपी चिन्हित हो गए। अब हमारा अगला पड़ाव होगा कि उनको मुआवजा मिले, उनको जो उनकी राशि हड़पी गई है वो उस परिवार को वापस मिले। अब देखें, रसिक मुर्मू की मृत्यु हो गई इसलिए कि वो गरीबी के अभाव में इलाज नहीं करा पाए। जयदेव मांझी की मृत्यु हो गई कि गरीबी के अभाव में इलाज नहीं करा, उसका बेटा की भी मृत्यु हो गई। लगातार रैयतों की मृत्यु हो रही है और ये आदिवासी सरकार में आदिवासियों के साथ इतना अन्याय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं सरकार भी नज़रअंदाज कर रही है चीज़ों को। अब सरकार यदि करती तो इतना वर्ष लगता नहीं। तो आप मैंने उन लोगों को मुआवजा मिलेंगे, इसके लिए लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे। मैंने कहा ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारे साथ रमेश राही जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्दाफाश किया है और जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाती तब तक चैन से ये रहेंगे भी नहीं, मतलब जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, इन्होंने कह दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होकर सामने आने की ज़रूरत है। हर तरह के प्रावधान है, उस प्रावधानों का पालन करते हुए कानून के नियमों के अंतर्गत जवाब मांगने का भी हक है, क्योंकि संघर्ष आप अगर नहीं करते हैं तो दबाने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, वो आपको दबाने के लिए खड़े रहेंगे, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये हर जगह खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं और लोगों की आवाज़ बनकर मुखर होकर समस्याओं को उठाते हैं। और जिस तरह से अभी पर्दाफाश किया है मामलों का, कई मामले अभी भी दबे हैं इनके सीने में और इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सभी का पर्दाफाश होगा और लोगों को बेनकाब भी करेंगे। हालांकि
किसकी बेनकाबी की जाएगी, कौन चेहरे बेनकाब होंगे, इनका इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर आश्वासन दे दिया है कि बहुत जल्द बहुत सारे चेहरे बेनकाब करेंगे। बहरहाल देखना होगा कितने चेहरों को बेनकाब करेंगे, कौन कौन मामलों का खुलासा होगा। अगले एपिसोड में फिर हम आपको आमने सामने में अगले किसी शख्स से मिलाएंगे और जानेंगे समस्याओं से समाधान को लेकर किस प्रकार से की जाएगी पहल। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात। जब बैठेंगे आमने सामने,